हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यानी प्रभावशाली संप्रेषण कौशल। हमने पिछले वीडियो में बात की थी हमारे संप्रेषण कौशल के प्रकार की, जो कि था बोलना यानी कि स्पीकिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके अंतिम प्रकार की, जो कि है गैर शाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। देखिए, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, गैर शाब्दिक कौशल, ये कभी कभी दृश्य कौशल भी कहलाते हैं, यानी हम इन्हें विजुअल स्किल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन बातों को भी कह देते हैं, व्यक्त कर देते हैं जिनको हमने नहीं कहा है। इसके हम आगे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे पूरी वीडियो के दौरान। ये संप्रेषण के लिखित एवं टंकित तरीके के साथ संप्रेषण प्रक्रिया का एक भाग बन जाते हैं। ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, या हम यूं कहें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। और कौन कौन से संकेत शामिल हैं इसमें गैर शाब्दिक संकेतों में? अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले नंबर पे ले रहे हैं शरीर की मुद्रा या भाषा, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज। हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे शब्द तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुंह से शब्द निकले हैं उसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे हाथ बांधे खड़े रहना, आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह से खड़े होते हैं, उसका भी एक अलग ही मीनिंग होता है। कुछ लोग अपने हाथों का अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे होते हैं बोलने में, उसका एक अलग प्रभाव, एक अलग छाप होती है श्रोता के ऊपर। उसके बाद है खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका। आपने देखा होगा कुछ लोगों के खड़े होने का तरीका उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बैठने का तरीका, है ना। और है तनाव मुक्त और तनाव युक्त। कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा, उनके हाव भाव साफ दिखा देते हैं कि वो तनाव से रहित हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं, उनकी भाषा पर पकड़ है, उनकी अपने विषय पर पकड़ है। और वहीं कई लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ये शो करती है कि वो पूरी तरह से स्ट्रेस में है, तनाव युक्त है। फिर चाहे उनकी भाषा पर भी पकड़ होती है, विषय वस्तु पर भी, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन है, दूसरों के सामने जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है ना। चेहरे की भंगिमा, आंख मिलाना और मुद्रा। आंख मिलाना यानी कि आई कांटेक्ट और मुद्रा। उसके बाद सेकंड नंबर पे है प्रेषक और ग्राही के मन के भाव। देखिए, जो प्रेषक है यानी कि सेंडर, मैंने आपको पहले बता दिया था, और ग्राही यानी कि रिसीवर, उन दोनों के जो मन के भाव हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ स्पीकर्स अपनी बात को इस तरह से रखते हैं, बिल्कुल जोश में भरकर, चिल्लाते हुए, एकदम लोगों को उकसाते हुए और बिल्कुल उत्साह के साथ। और वहीं कुछ लोग अपनी बात को बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है लोगों के बीच अन्य संबंध। देखिए, इसे हम छोटे छोटे उदाहरण से समझ लेते हैं। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और अगर वो हमारा दोस्त है तो हमारे बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम वहाँ बिल्कुल अपनी फॉर्मेलिटीज भूल जाते हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है ना, हमें सोच समझ कर नहीं बोलना पड़ता। हम जो बोलना चाहते हैं फटाफट से, बिना सोचे समझे, बिना किसी पूर्व तैयारी के बोल देते हैं। और वहीं हमारा शत्रु है तो हमारे बातचीत करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, हमारे फेस की स्माइल गायब हो जाती है, हमारे अंतर मन में अलग अलग भावनाएं आने लग जाती हैं, जिससे हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी बदल जाते हैं। व्यवसायिक समानताएं, हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसका और हमारा प्रोफेशन सेम होता है, तब भी हमारे बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, हम बिल्कुल सहज हो जाते हैं, हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए हैं, आपको पता है कि आप भी टीचर हैं और सामने वाला भी टीचर है, तो आपके बातचीत करने का लहजा, आपका विषय, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब में चेंज आ जाता है। और यही आपको पता चले कि उनका और आपका प्रोफेशन यानी व्यावसायिक भिन्नताएं हैं, उनमें अंतर है, तब वहां पे फर्क आ जाता है। आपको पता चले कि कोई व्यक्ति है जहां आप रहते हैं बिल्कुल आपके पड़ोस में रहता है, आपको तो पता ही नहीं था, और आपको पता चलता है तो आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, अच्छा आप वहां रहते हैं, मैं भी वहां रहता हूं, हमारे बातचीत करने का तरीका फिर से बदल जाता है। आपको पता हो कि बहुत सारे लोगों के बीच में कोई आपकी आयु का है, अच्छा आप भी 25 साल के हैं, मैं भी 25 साल की हूँ, तो इस तरह से, और अगर अंतर है
कि आपसे कोई बहुत बड़ा है या छोटा है, वहाँ आपका तरीका बदल जाता है। दार्शनिक समानताएं, फिलोसफिकल सिमिलैरिटीज, है ना, आपको पता चले आपके सोचने का तरीका, या वहाँ पर आप बैठे हैं कहीं पर, कोई विचार या मत प्रस्तुत हो रहा है, आप उससे सहमत है और आपका साथी भी उससे सहमत है, वहाँ एक फर्क आ जाता है। या उनकी आपसे सहमति नहीं है, वहाँ फर्क आ जाता है। अपेक्षाएं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारे तरीके भी बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं किसमें, आपके बोलने में, आपके संप्रेषण में। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा आई कांटेक्ट यानी आंख मिलाकर बात करना, नेत्र संपर्क। देखिए ये जो आई कांटेक्ट है ये सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। आई कांटेक्ट केवल बोलने के लिए ही नहीं बल्कि सुनने के लिए भी ज़रूरी है। कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग आपसे बात करते वक्त आपकी आंखों की तरफ देखते हैं, या उनकी जो आंखें हैं आपकी आंखों से आंखें मिला रही होती हैं। कहने का मतलब एक क्लियर आई कांटेक्ट होता है, वो इधर 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 इस तरह से चारों तरफ नहीं देख रहे होते हैं बल्कि आपकी तरफ देख रहे होते हैं। आपको उनकी आंखों से पता चल जाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपको उनकी बात अच्छे से और जल्दी समझ में आती है जो लोग एक अच्छा आई कांटेक्ट करते हैं। और वहीं पे जो लिसनर है, श्रोता है, अगर आपकी बात को अच्छे से सुन रहा है, अगर उसका आप में इंटरेस्ट है ना, तो उसकी नज़रें आपकी ओर होती है। अगर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है या उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी बात को सुनना नहीं चाहता, उसको नींद आ रही है, तो उसकी आंखें या तो नीचे होंगी, इधर उधर होंगी, या उसका ध्यान कहीं और होगा। इसलिए आई कांटेक्ट अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या है ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण? मैं आपको बहुत बार पहले बता चुकी हूँ। इसको आप याद कीजिए और अपनी नोटबुक में तुरंत लिखिए। देखिए छोटी छोटी एक्टिविटीज अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको पीछे का कितना याद हो रहा है, और नहीं हो रहा तो पहले याद कीजिए। जो संप्रेषण के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? आई कांटेक्ट यानी नेत्र संपर्क का। यह अन्य व्यक्तियों में रुचि दर्शाता है। मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट। अगर स्पीकर का अपने लिसनर्स में इंटरेस्ट नहीं है या लिसनर का स्पीकर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो प्रोसेस एक अच्छा प्रोसेस नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त श्रोताओं से आंख मिलाकर बात करने से वक्ता की विश्वसनीयता बढ़ती है, जिसकी हमने अभी भी बात की थी। जो वक्ता आंखों के संपर्क से शुरुआत करता है वो संप्रेषण के प्रवाह को बनाए रखता है। यानी अगर हमारी जो बातचीत की शुरुआत है वो आई कांटेक्ट से होती है तो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जो प्रवाह है वो बना रहता है। रुचि, सरोकार, प्रगाढ़ता एवं विश्वसनीयता भी प्रदर्शित होती है। एक रिलायबिलिटी, एक आपसी संबंध, ये सब चीजें भी प्रदर्शित होती है किससे? केवल एक आई कांटेक्ट से। इसलिए आप जब भी बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन रहे। उसके बाद है चेहरे की अभिव्यक्तियां, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मुस्कुराना यानी कि स्माइल। आपने 9th या 10th में एक पोएम पढ़ी होगी, स्माइलिंग इज इन्फेक्शियस, यानी जो मुस्कुराना है वो संक्रामक होता है। जब आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराते हैं। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा जैसे ही स्माइल करता है हम भी उसको देख के स्माइल करते हैं। तो ये एक सशक्त संकेत है जो किन चीज़ों को अभिव्यक्त करता है? प्रसन्नता को, आपके हैप्पीनेस को। आप मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, आप हैप्पी हैं। आपकी मित्रता को, आपकी फ्रेंडलीनेस को। देखिए ये जो स्माइल है ये स्पीकर के, एक वक्ता के चेहरे की एक शान मानी जाती है। संबंध की प्रगाढ़ता को, आपकी पसंद को, आपके संबंध को, आपके रिलेशन को, इन सारी चीज़ों को एक संकेत इंडिकेट करता है। वो कौन सा है? आपका मुस्कुराना यानी कि आपकी स्माइल। ये आपके चेहरे की शोभा को भी बढ़ाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा जब भी बात करते हैं या नहीं भी करते तो उनके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान होती है, तो आपको देखने में भी अच्छा लगता है और उनसे बातचीत करके भी आपको आनंद आता है।
इस प्रकार यदि आप बार बार मुस्कुराएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, मित्र के रूप में देखेंगे, आपके प्रति स्नेह रखेंगे और आपसे निकटता महसूस करेंगे। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स या कुछ आपके स्टूडेंट्स या कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपसे मुस्कुराकर बातचीत करते हैं तो उनसे आपको डर भी नहीं लगता, आप उनसे निकटता महसूस करते हैं, अपने फ्रेंड्स जैसा फील करते हैं। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमेशा मुस्कुराकर बात करते हैं। और उनमें से हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये तो हमेशा सड़ा सा चेहरा लेके घूमता रहता है, इसके फेस पे तो कभी स्माइल नहीं होती। आपने देखा होगा ना, अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में भी ऐसा होता है, कई लोग मुस्कुराना ही नहीं जानते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो मुस्कुराने की आदत डालिए। मुस्कुराहट प्राय संक्रामक होती है, जिसकी अभी हमने बात की थी। स्माइलिंग इज इन्फेक्शियस। इससे सुनने वाला अनुकूल ढंग से प्रतिक्रिया करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। जो आपके लिसनर होते हैं वो बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, जो आप रिएक्शन चाहते हैं वो रिएक्शन आपको मिलता है और अच्छी तरह से सीखने में भी मदद मिलती है। उसके बाद है आपके हाव भाव यानी कि जेस्चर्स। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बात इस तरह से कर रहा होता है कि वो किसी पाठ को पढ़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रही है, तनाव हो रहा है, किसी भी हाव भाव का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी एक लाइन को, पाठ को सीधा सीधा पढ़ा जा रहा है। तो क्या होता है, वो एक उबाऊ यानी बोरिंग, उत्साहहीन और संवेदनहीन, इमोशनलेस और बिना किसी जोश का माना जाता है। इसलिए आपके बोलते वक्त आपके चेहरे पे हाव भाव होना बहुत ज़रूरी है, यानी जेस्चर्स। देखिए, जीवंत और सक्रिय शिक्षण शैली ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा होगा आपके टीचर्स आपको स्माइल के साथ पढ़ा रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने फेशियल जेस्चर्स के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनकी बात जल्दी और अच्छे से समझ में आती है और ये विषय को ज़्यादा रुचिकर भी बनाती है। वो सब्जेक्ट भी हमें इंटरेस्टिंग लगने लगता है, फिर चाहे वो सब्जेक्ट कितना ही डल हो, बोरिंग हो या टफ हो, लेकिन हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे जो फेशियल जेस्चर्स हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उसे इंटरेस्टिंग बना देती है और शिक्षण को सुगम और मनोरंजन भी बना देती है, यानी साथ साथ हमारा एंटरटेनमेंट भी होता रहता है। देखिए, सिर हिलाना, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं आपकी बात को सुनते वक्त साथ साथ इस तरह से अपना सिर भी हिलाते हैं। आपको पता चलता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है, आपकी बात को सुन रहा है। आप कई बार टीचर से अपनी बात कहते हैं, आपने देखा होगा कई लोग आपकी बात को सुने बिना या आपकी तरफ देखे बिना अपना काम करते रहते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आपको अच्छा नहीं लगता है। वहीं आप अपने टीचर को अपनी बात सुना रहे हैं और वो इस तरह से सिर हिला रही है, आपको अच्छा लगता है कि टीचर ने मेरी पूरी बात सुनी या ध्यान से सुनी। बात सिर्फ टीचर की नहीं है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पर भी ये हाव भाव का ऐसा रूप है जो सकारात्मकता को यानी पॉजिटिविटी को संप्रेषित करता है और यह प्रदर्शित करता है कि वे आपको सुन रहे है। उसके बाद है आपका अगला अंग विन्यास यानी कि पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन। देखिए, आपके खड़े होने का तरीका, आपके टहलने का, बात करने का, बैठने का, ये सारी अलग अलग मैसेजेस देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बात करते करते टहल टहल के बात करते हैं या उनका खड़े होने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, अजीब होता है, या उनका खड़े होने का तरीका एक कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो ये भी एक अलग अलग मैसेजेस देते हैं। जैसे सीधे खड़े होना किंतु तनकर नहीं। कुछ लोग आपने देखा होगा बिल्कुल इस तरह से खड़े होते हैं, इसी तरह से बात करना, इसी तरह से चलना, तो ये उनमें एक अकड़ को प्रदर्शित करता है, एक रिजिडनेस को शो करता है ना। और कुछ लोग आगे की ओर हल्के से झुककर, यानी आपने देखा होगा आपने किसी को नमस्ते की तो एक जवाब तो आपको ऐसे मिला,
नमस्ते। और एक जवाब आपको ऐसे मिला नमस्ते। तो दोनों में कितना फर्क होता है, आपकी जो फ्रेंडलीनेस है, आपकी जो कठोरता है, ये अलग अलग संदेश आपके केवल अंग विन्यास से यानी आपकी पोस्चर और बॉडी ओरिएंटेशन से आते हैं। तो ऐसे लोग जो तनकर नहीं खड़े हैं, हल्का सा झुककर खड़े हैं, आपसे मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बिना झिझक के, बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन उनसे बात करते हैं। और आप अगर उनसे बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे लोग ग्रहणशील हैं, वे मित्रवत हैं। देखिए, यहाँ हल्के से झुकने का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग इस तरह से भी चलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा झुककर भी नहीं चलना है और तनकर भी नहीं खड़े होना है। हल्का सा हम अपनी बॉडी से सिर्फ ये शो करें कि हम कठोर नहीं हैं, है ना, हम मित्रवत हैं और हम ग्रहणशील है। उसके अतिरिक्त जब आप और आपके श्रोता एक दूसरे के सामने होते हैं तो अंतरव्यक्तिक घनिष्ठता का विकास होता है, यानी फेस टू फेस, अंतरव्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल, है ना। उसके बाद है पीठ कर कर बैठना। देखिए, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जो आपका श्रोता है, कोई भी है, चाहे घर पर, परिवार में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पर भी, आपको अपने श्रोता की तरफ कभी भी पीठ कर कर नहीं बैठना चाहिए। ये एक बहुत ही बुरा साइन है। या बात करते वक्त आप फर्श की ओर देख रहे हो, छत की ओर देख रहे हो, इसका अर्थ है कि आपको अपने विषय पर पकड़ नहीं है, या आप में विश्वास नहीं है, या आप तनाव युक्त हैं, है ना। तो हमें इन स्थितियों से भी बचना चाहिए। इससे यह संप्रेषित होता है कि आप इस विषय में कोई रुचि नहीं रखते हैं, इंटरेस्ट आपका नहीं है। फिर चाहे आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन आप अपने एक्सप्रेशन से अपना जो सब्जेक्ट है उसके प्रति रुचि शो नहीं कर रहे हो। उसके बाद है निकटता यानी कि प्रॉक्सिमिटी। देखिए, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, वो इंगित करती है कि अन्य लोगों से पारस्परिक क्रिया करने में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार हम किसी जगह पर बिना नॉक के एंटर हो जाते हैं, या हमारे स्थान पर, फिर चाहे वो ऑफिस हो, हमारा घर हो, वर्किंग प्लेस हो, स्कूल हो, कहीं पर भी कोई भी अगर बिना नॉक के एंटर हो जाता है तो हम थोड़ा सा असहज महसूस हो जाते हैं, है ना। तो हमें उनके संकेतों को भी समझना चाहिए, जैसे शरीर को आगे हिलाना या पीछे डुलाना। हम असहज हैं या सामने वाला असहज है तो आपने देखा होगा इस तरह से आगे पीछे हिलने डुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पैरों को हिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या पैर थपथपाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या आई कांटेक्ट नहीं होता है। ये सब किसके संकेत हैं? असहजता के संकेत। इसलिए निकटता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी स्थल पर प्रवेश करते वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम परमिशन लें, या हम नॉक करें, या कोई और भी आ रहा है तो हम उन संकेतों को समझने की कोशिश करें। देखिए, जो कॉलेजेस में बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, असेंबली हॉल होते हैं, बड़े रूम्स होते हैं, वहाँ पर जो श्रोताओं के अति निकट पहुँचने की समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पेस काफ़ी होता है। तो जो लिसनर है, जो स्पीकर है, उसे चाहिए कि वो कमरे में इधर उधर घूमे, है ना, ताकि हम श्रोताओं के थोड़ा सा निकट जा सकें, उनसे आई कांटेक्ट बना सकें, हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें और उनकी बात को समझ भी सकें। उसके बाद है पराभाषिक यानी कि पैरालिंग्विस्टिक। देखिए, जो भाषेतर संप्रेषण है, इसमें 6 वाक् तत्व शामिल हैं: सुर, तारत्व, लय, ध्वनि रूप, प्रबलता और उतार चढ़ाव। अब आप समझेंगे कि ये क्या क्या है। देखिए, सुर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। सुर क्या होता है? कोई भी ध्वनि है, कोई भी जो शब्द है वो एक ध्वनि का रूप ले ले, जिसमें उतार चढ़ाव हो, लय हो, सब कुछ हो, उसे हम सुर कहते हैं। उसके बाद है तारत्व यानी कि पिच। देखिए, जहाँ पे पिच हाई होती है, जहाँ तारत्व अधिक होता है, वहाँ ध्वनि पतली होती है। जहाँ तारत्व निम्न होता है, पिच कम होती है, लो होती है, वहाँ ध्वनि मोटी होती है। जैसे कि जो महिलाएं हैं उनकी आवाज़ पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो तारत्व है वो उच्च होता है। उसके बाद है लय। आपने देखा होगा बात करने में भी एक लय होती है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। ट्रेन चल रही है, उसके जो पहियों की लय है ना, घड़ी
टिक 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 टिक, उसमें भी एक लय है। घोड़े की जो चाल है टिक 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 तुगड़ुक तुगड़ुक, उसमें भी एक लय है, तो इसे हम कहते हैं लय। उसके बाद है ध्वनि रूप प्रबलता। प्रबलता क्या है देखिए, यानी कि लाउडनेस। कई बार हम बात करते करते अपने स्वर को बिल्कुल धीमा कर लेते हैं और कई बार बात करते करते हम अपने स्वर को ऊंचा कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं प्रबलता यानी कि लाउडनेस। उतार चढ़ाव जो कि हमारे बातचीत करने के तरीके में होता है। देखिए, भाषण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हमें अपनी जो आवाज़ है उसके इन 6 तत्वों में फेरबदल करना आना चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि कब हमें धीरे बोलना है, कब हमें तेज बोलना है, कब हमें अपनी लय को बदलना है। हमारा जो पिच है, जो हमारी तारत्व है, हमारा उतार चढ़ाव, प्रबलता, इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों या संप्रेषकों के बारे में एक आम आलोचना ये होती है, देखिए ये सबकी बात नहीं है, कुछ एक शिक्षकों की या कुछ कम्युनिकेटर्स की एक चारों तरफ आलोचना सुनी जाती है कि वो एक ही सुर में बोलते हैं। यानी पढ़ाते वक्त वो बोलते जा रहे हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ वापस शुरू होना है, कहाँ अपनी आवाज़ को धीमा रखना है, तेज रखना है, लय को बदलना है, विराम देना है, वो ऐसा नहीं करते हैं और वो एक ही सुर में बोलते हैं। तो श्रोतागण इन शिक्षकों एवं संप्रेषकों को उबाऊ यानी बोरिंग और नीरस यानी कि डल समझते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं है, ये कुछ लोगों की बात हो रही है। तो आप कोशिश करें जब भी आप बात करें तो आपको इन 6 वाक तत्वों में फेरबदल करने की समझ होनी चाहिए। कक्षा में बैठे विद्यार्थी ये बताते हैं कि जब वो ऐसे अध्यापकों को सुनते हैं जिनकी आवाज़ के लहजे में उतार चढ़ाव नहीं होता, तो वो उनसे कम सीख पाते हैं और उनकी रुचि भी समाप्त हो जाती है। देखिए, बोलते जा रहे हैं, ना कहीं विराम है, ना कहीं उतार है, चढ़ाव है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, पिच का कोई फर्क नहीं आ रहा, तो हम जल्दी बोर हो जाते हैं और हमें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी जा रही है, आपके लिए थोड़ी सी टफ होगी लेकिन आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्टिविटी ज़रूरी है। आपको क्या करना है, जिन 6 वाक तत्वों की मैंने अभी अभी बात की, आपको इनकी परिभाषा ढूंढनी है और इनकी परिभाषा अपनी नोटबुक में लिखनी है और आपको एक अभ्यास करना है हर एक वाक तत्व में फेरबदल का, कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं हास परिहास यानी ह्यूमर की। देखिए, ये जो अधिक सुखद और तनाव रहित वातावरण है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ह्यूमर यानी हास परिहास। जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ मजाक होता है, थोड़ा सा मनोरंजन होता है, वहाँ वातावरण बहुत ज़्यादा सुखद होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, तनाव से मुक्त होता है। लेकिन इसकी अक्सर अनदेखी की जाती है, किसकी, ह्यूमर की। बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता है और स्पेशली कक्षाओं में तो इसको बिल्कुल भी यानी क्लासरूम में इसको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। देखिए, एक हेल्दी यानी एक स्वस्थ हास परिहास बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही शब्दों का चुनाव कर रहे हैं तो परिहास से संप्रेषक एवं श्रोता दोनों का जो तनाव है दूर होता है। परिहास से क्या होता है, हमें थोड़ी सी मुस्कान आती है, हंसी आती है, इससे बोलने वाले का और सुनने वाले का दोनों का जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है, वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ये हास परिहास आना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप दूसरों पर हंस रहे हैं तो वो बुरा मान सकता है, वो दिल पे ले सकता है, तो बेस्ट मेथड है कि आप खुद पर हंस सकते हैं एक अच्छे तरीके से। आपको भी हंसी आती है और सामने वाला बुरा भी नहीं मानता और जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास का माहौल है, वो भी बिल्कुल अच्छा हो जाता है और श्रोता को भी उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली बनता है और जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इफ़ेक्टिव होता है। अब वक्त हो चला है हमारी अगली एक्टिविटी का और हमारी अंतिम एक्टिविटी का। आपको क्या करना है, अपने भाषिक यानी कि शाब्दिक
जो भी वर्बल स्किल्स हैं आपकी और गैर भाषिक यानी कि नॉन वर्बल स्किल है, उनमें आपको सुधार लाना है। और सुधार आप किस तरह से लाएंगे? अपनी किसी प्रेजेंटेशन को किसी वीडियो में या ऑडियो में आपको रिकॉर्ड करना है, अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी भी जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसके साथ आपको शेयर करना है और उसे बताना है कि आपको किन किन संशोधन की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।